हेलो दोस्तों, वेलकम टू मेन पॉइंट स्टडी। सो आज हम बात करने वाले नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 की। ठीक है, एक बहुत बड़ा चेंज आया हमारे एजुकेशन सिस्टम में आफ्टर 34 ईयर। जो लास्ट टाइम चेंज आया था दैट वाज इन 1986 जब हमारे पीएम राजीव गांधी जी थे। तो उसके बाद अब यानी 2020 को एक बहुत बड़ा चेंज आया है, उसी के बारे में मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ। ठीक है, डिटेल एक्सप्लेनेशन दूंगा आपको, तो वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखना। ठीक है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, चाहे आप टीचर हो, ट्यूटर हो, स्टूडेंट हो या आप खुद एक बच्चे के पेरेंट हो, ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ये आपको अफेक्ट करने वाला है, जो भी ये चेंज आया, ड्रास्टिक चेंज है हमारे एजुकेशन सिस्टम में। ठीक है, हमारा एजुकेशन सिस्टम ही ऐसा है यार कि मान लो एक बच्चा है जिसने 12th में साइंस ली है। ठीक है, 11 12 साइंस से करी है, उसके बाद उसने जो ग्रेजुएशन करी है वो भी साइंस की किसी कोर्स से करी है। ठीक है, उसके बाद वो चाहता है कि वो यूपीएससी क्रैक करे, उसके लिए वो फिलॉसफी सब्जेक्ट लेता है और फिर उसके बाद वो जॉब के लिए प्रिपेयर करता है। ऐसे ही बहुत सारे एग्जाम्पल है। तो उसने जो भी पढ़ाई करी है अपनी 12th तक, ठीक है, 11th और 12th में साइंस से रिलेटेड, और जो ग्रेजुएशन में करी हो एक तरह से वेस्ट चली जाती है। सेम ऐसे ही बहुत सारे एग्जाम्पल है, जैसे कि बहुत सारे इंजीनियर ऐसे होते हैं, इंजीनियरिंग कर लेते हैं, उसके बाद वो बैंक के एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, तो जो भी उन्होंने इंजीनियरिंग करी होती है वो बिल्कुल ही अलग होती है जो बैंक में रियल लाइफ में वो जॉब करते हैं। ठीक है, एमबीए वगैरह होते हैं, वो एंड में एमबीए करने के बाद क्या करते हैं, टूथपेस्ट वगैरह की फैक्ट्री में और ऐसी फैक्ट्री में मैनेजर वगैरह लगते हैं। तो समझ पा रहे हो ना अब मैं क्या कह रहा हूँ। तो एजुकेशन सिस्टम में एक बहुत बड़ा रिफॉर्म आया, तो उसी के बारे में आज बात करेंगे। ठीक है, बहुत एक पॉजिटिव रिफॉर्म है, ये सारी की सारी चीज़ें चेंज होने वाली है, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। सबसे पहले तो हम बात करते हैं हमारे स्कूलिंग सिस्टम में क्या चेंज आया है। ठीक है, उससे पहले मैं आपको बता दूं कि एमएचआरडी यानी मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, उसका जो नेम है वो चेंज कर दिया गया है एज एजुकेशन मिनिस्ट्री। ठीक है, क्योंकि बोला जा रहा है कि जो एमएचआरडी यानी ह्यूमन को रिसोर्स मानना, ह्यूमन रिसोर्स है ना, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, तो ह्यूमन को रिसोर्स मानना ये हमारे इंडियन कल्चर के थोड़ा सा खिलाफ है। तो इसलिए इसका जो नेम है वो एजुकेशन मिनिस्ट्री कर दिया गया है। 1986 से पहले एमएचआरडी का नेम एजुकेशन मिनिस्ट्री था, बट 1986 में चेंज हो गया था, जो अब दोबारा चेंज हो गया है। ठीक है, तो अब आते हैं हमारे स्कूलिंग सिस्टम पे। तो मैं आपको बता दूं कि आपको पता ही है कि 10+2 वाला सिस्टम होता था। 10 तक आपको सारे सब्जेक्ट पढ़ाए जाते थे, उसके बाद आपको स्ट्रीम चूज करनी पड़ती थी, आर्ट्स, कॉमर्स या साइंस। ठीक है, और फिर आगे चलना पड़ता था। बट अब क्या, उसको रिप्लेस कर दिया गया है बाय 5+3+3+4 करिकुलर से। इसका मतलब क्या है कि फर्स्ट 5 ईयर जो होंगे स्कूल के उसको फाउंडेशनल कहा जाएगा, उसके बाद जो 3 ईयर होंगे उसको प्रिपेरेटरी कहा जाएगा, उसके बाद जो 3 ईयर होंगे उसको मिडिल कहा जाएगा, उसके बाद जो लास्ट 4 ईयर होंगे स्कूलिंग के उसको सेकेंडरी कहा जाएगा, 9 to 12 क्लास का। ठीक है, अब देखो ये जो 5 ईयर जो फाउंडेशनल है उसमें क्या होगा कि मैं आपको इससे पहले एक चीज और बता दूं कि पहले क्या होता था कि जो गवर्नमेंट स्कूल होते थे उसमें क्या होता था कि फर्स्ट से पढ़ाया जाता था। बट अब क्या है कि प्री स्कूल भी कंपलसरी कर दिया गया है। ठीक है, यानी जो बच्चे 3 साल से लेकर 6 साल तक है उनको प्री स्कूल में एडमिशन मिलेगा। ठीक है, उसके बाद 6 to 8 जो एज के बच्चे हैं वो फर्स्ट और सेकंड क्लास पढ़ेंगे। ठीक है, 3 to 6 प्री स्कूल होगा, उसके बाद फर्स्ट एंड सेकंड क्लास पढ़ेंगे वो। ठीक है, ये बहुत अच्छा अपडेट है। ठीक है, ये बहुत जो भी चेंज किया है बहुत अच्छा किया है, क्योंकि जो अर्बन एरिया में रहते हैं, जो थोड़े रिच लोग हैं, वो तो अपने बच्चों को प्री स्कूल में डालते हैं। बट जो थोड़े से रूरल एरिया में रहते हैं और जिनको थोड़ी सी पैसे की प्रॉब्लम है वो अपने बच्चों को प्री स्कूल में नहीं डाल पाते, तो ये बहुत अच्छा स्टेप लिया है गवर्नमेंट ने। उसके बाद हम बात करेंगे प्रिपेरेटरी की। उसमें क्या है, एज ग्रुप 8 से लेकर 11 तक के बच्चे आएंगे, जो कि क्लास 3rd to 5th में आते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया है आपको। उसके बाद मिडल में 11 to 14 एज के बच्चे आएंगे, जो 6 to 8 क्लास के बच्चे हैं। ठीक है, उसके बाद जो लास्ट 4 ईयर होंगे वो आपके सेकेंडरी में आएंगे, 14 to 18 एज के बच्चे, और क्लास 9 to 12 के। ठीक है जी, ये क्लियर हो गया आपको कि कैसे कैसे बांटे हैं कोर्सेज को। ओके जी, और उसके बाद देखो ये पॉइंट लिखा हुआ है कि इन ऑल द प्राइवेट एंड पब्लिक स्कूल द न्यू पॉलिसी एंडोर्स द यूज ऑफ द रीजनल लैंग्वेज एंड मदर टंग एज अ मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्ट टिल क्लास 5th एटलीस्ट। इसका मतलब ये है कि देखो होता क्या था कि ट्रेडिशनली कि 1st to 5th क्लास के बच्चों को भी इंग्लिश या हिंदी में नॉलेज दी जाती थी, पढ़ाया जाता था, जो ज्यादा फोकस किया जाता था वो इंग्लिश पे किया जाता था। ठीक है, तो अब क्या हुआ है कि हमारी एजुकेशन जो मिनिस्ट्री है उसने ये किया है कि
टिल 5th क्लास बच्चे को रीजनल लैंग्वेज में या उसकी मदर टंग में इंस्ट्रक्ट किया जाएगा, पढ़ाया जाएगा। ठीक है, क्योंकि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि वेस्ट बंगाल में क्या होता है कि 1st to 5th क्लास के बच्चों को इंग्लिश पे ही ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, उसको पढ़ाया जाता है, और जब वो बच्चा बड़ा होता है तो उसको अपने लैंग्वेज बोलने में, बंगाली बोलने में थोड़ी सी हेजिटेशन होती है। सेम गोज फॉर महाराष्ट्र, ठीक है, साउथ इंडिया के साथ भी यही होता है। पर ये चेंज करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि बाद में आगे चलकर उसको अपने कल्चर से प्रॉब्लम ना हो, हेजिटेशन ना हो, इसलिए ये बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो इसी के लिए जो रीजनल लैंग्वेज है, मदर टंग है, उसको कंपलसरी कर दिया गया है टिल क्लास 5th, और आगे भी एक्सटेंड हो सकती है ये। ठीक है, ये क्लियर हो गया होगा आपको। अब हम बात करते हैं और क्या चेंज आया है। नेक्स्ट चेंज ये आया है कि देयर विल बी अ बैगलेस डेज एंड विजिट टू अ लोकल क्राफ्टमैन एंड द पॉसिबिलिटी ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग फ्रॉम क्लास 6th। इसका मतलब क्या है, बहुत अच्छा पॉइंट है ये। इसका मतलब ये है कि आपको पता ही है कि हमारा एजुकेशन सिस्टम ऐसा है कि वो किताबी कीड़ा बनाता था बच्चों को। ठीक है, बच्चे बैग भर भर के लेकर जाते थे स्कूल के अंदर और फिर पढ़ते थे। बट अब क्या है कि बच्चों के वोकेशनल ट्रेनिंग पे भी ध्यान दिया जाएगा, उसको अलग से कुछ ट्रेनिंग भी प्रोवाइड कराई जाएगी। ठीक है, मतलब जो बच्चे हैं, बहुत सारे स्कूल्स में क्या होगा, बैगलेस डे चलाया जाएगा। बैगलेस डे का मतलब है उस दिन उनको बैग लेकर नहीं जाना, और उस दिन वो जो लोकल क्राफ्टमैन है, कारपेंटर है, या जो भैया प्लम्बर हैं उनके साथ वर्क करेंगे। ठीक है, उनके साथ चीज़ें सीखेंगे। ठीक है, इससे दो फायदे होंगे। पहला तो उनको बेसिक नॉलेज मिल जाएगी कि क्या क्या, जैसे बल्ब बदलना भी नहीं आता बहुत सारे बच्चों को, तो ये चीज़ें सीख जाएंगे। वो रियल लाइफ में क्या चीज़ें उनको एक्सपीरियंस करनी पड़ सकती है उनके बारे में वो सीखेंगे। ठीक है, क्योंकि बच्चे 1st to 12th जब स्कूल से बाहर निकलते हैं ना, ट्रेडिशनली जब वो स्कूल से बाहर निकलते थे तो उनको रियल लाइफ को फेस करने में बड़ी प्रॉब्लम होती थी। बट ये चीज़ अब पहले से ही सिखाई जाएगी बच्चों को। और जो दूसरी मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो हमारे एलीट क्लास होते थे, जो थोड़े अमीर होते थे, वो क्या करते थे, उनको लगता था कि ये छोटा काम होता है, दैट इज ओनली फॉर लाइक पुअर पीपल। ये चीज़, ये मेंटालिटी थोड़ी चेंज होगी, क्योंकि जब बच्चा स्टार्टिंग से ही कोई वर्क करेगा प्लम्बर वगैरह के साथ और थोड़े क्राफ्टमैन के साथ वर्क करेगा, तो उसको पता चलेगा कि कोई काम छोटा या बड़ा नहीं होता। तो ये मेंटालिटी थोड़ी दूर होगी हमारी सोसाइटी से, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। उसके बाद है, और साथ में ये इंटर्नशिप, इसको एज ए इंटर्नशिप ही करवाया जाएगा। ठीक है, 10 दिन की, ये जो मैंने बोला बैगलेस डे और क्राफ्टमैन प्लम्बर के साथ सिखाया जाएगा, तो वो भी एक तरह की इंटर्नशिप ही होगी। ठीक है, और बाकायदा वो उसकी मार्कशीट में शो होगा। ठीक है, और उसके साथ बच्चों की मैथमेटिकल एबिलिटी को बढ़ाने के लिए कोडिंग सिखाई जाएगी फ्रॉम क्लास 6, जो कि एक बहुत ही ज़्यादा बढ़िया चीज़ है और चेंज है। उसके साथ क्या है कि वोकेशनल एकेडमिक जो करिकुलर था और साथ में एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी थी, उनमें जो ये सेपरेशन था ना, उसको रिमूव कर दिया जाएगा। मतलब ये बोला जाता था कि ये आपकी एडिशनल है, ये एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी में आता है, बट अब ऐसा कुछ नहीं होगा। ठीक है, अब अगर कोई बच्चा एडिशनल सब्जेक्ट को अपना मेजर सब्जेक्ट बनाना चाहता है तो वो भी कर सकता है। ठीक है, कोर सब्जेक्ट बनाना चाहता है तो वो भी कर सकता है, तो एक बहुत अच्छी चीज़ है। नेक्स्ट पॉइंट है नॉन रिजिड सेपरेशन बिटवीन द आर्ट्स एंड साइंस एंड वोकेशनल एंड एकेडमिक स्ट्रीम। इसका मतलब ये है कि अगर कोई बच्चा साइंस, जैसे कि मान लो 12th में अगर कोई बच्चा साइंस लेता है, साइंस मान लो फिजिक्स लेता है, तो फिजिक्स के साथ वो हिस्ट्री पढ़ना चाहे तो वो भी पढ़ सकता है, यानी कोई रिजिड सेपरेशन नहीं होगा। सेम गोज फॉर आर्ट्स, यानी अगर कोई बच्चा इकोनॉमिक्स पढ़ रहा है तो उसके साथ साथ आर्ट्स पढ़ रहा है, तो उसके साथ साथ वो साइंस का भी, केमिस्ट्री वगैरह या फैशन डिजाइनिंग कर सकता है। ठीक है, और साथ में वोकेशनल और एकेडमिक स्ट्रीम में भी जो सेपरेशन था उसको भी कम कर दिया गया है। ठीक है, इसका मतलब है कि एडिशनल सब्जेक्ट या ट्रेनिंग वगैरह या कंप्यूटर वगैरह जो होता था उसको भी वो एज अ कोर सब्जेक्ट ले सकता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट ये है कि रिडक्शन इन द करिकुलम टू कोर कॉन्सेप्ट। इसका मतलब है कि जो बेसिक जो नॉलेज दी जाती है बच्चे को, ठीक है, जो कंपलसरी है वो तो दी जाएगी, उसके अलावा जो बुक्स होती है बच्चे की, ठीक है, उसमें से थोड़े सब्जेक्ट जो सिलेबस है वो थोड़ा कट किया जाएगा। जो मेन चीज़ें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है वही पढ़ाई जाएगी, क्योंकि बच्चे का वेट होता है 250 ग्राम, उसको बैग दिया जाता है 500 ग्राम का, इतनी बुकें वो भर के लेके जाता है। तो अब ये चीज़ होगी वो चेंज होगी। ठीक है, सिलेबस थोड़ा चेंज किया जाएगा, कम किया जाएगा और चेंज भी किया जाएगा, ताकि बच्चे को ज़्यादा टाइम मिले दूसरी एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करने का। ठीक है, रियल लाइफ वाली एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करने का। मेरे को एक चीज़ इसमें बहुत अच्छी लगी एजुकेशन पॉलिसी में, कि बच्चे के ज़्यादा डेवलपमेंट पे ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है। एजुकेशन पॉलिसी में चेंज आया है, बट
ये चेंज बहुत ही ज़्यादा हिस्टोरिक है, बहुत ही अच्छा चेंज है, बट ये इम्प्लीमेंट कैसे होता है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर ये अच्छे से इम्प्लीमेंट होता है तो टू बी वेरी ऑनेस्ट बहुत अच्छा होगा हमारी कंट्री के लिए। नेक्स्ट पॉइंट है कि वोकेशनल इंटीग्रेशन फ्रॉम क्लास 6 ऑनवर्ड्स, ये मैं आपको बता ही चुका हूँ कि वोकेशनल इंटीग्रेशन होगा, जो प्लम्बर हैं हमारे या जो भी ऐसे वर्क हैं उनके साथ उनको करवाया जाएगा ताकि उनको नॉलेज भी मिले, बेसिक ट्रेनिंग भी मिले, और ये जो सोच है बच्चों की सोसाइटी की वो भी थोड़ी बदले। ठीक है, उसके साथ क्या है, वर्चुअल क्लासेस। वर्चुअल क्लासेस यानी अब क्या होगा, टेक्नोलॉजी का यूज करके क्लासेस वगैरह दी जाएगी जिससे बच्चे अच्छे से समझ सके। और जब मैंने एक एचआरडी मिनिस्टर की पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी देखी थी तो उन्होंने ये भी बताया था कि जो वर्चुअल क्लासेस होगी ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ अर्बन एरिया के लिए होगी, ये रूरल एरिया नहीं, गांव वाले इलाके में जो बच्चे पढ़ते हैं उनके लिए भी होगी। और ये गवर्नमेंट अश्योर कर रही है कि वो क्या करेगी, जितने भी गांव वाले एरिया है, रूरल एरिया है, उसमें वर्चुअल क्लासेस को पहुंचाएगी। ठीक है, अब देखते हैं कितना पहुंचा पाती है हमारी गवर्नमेंट। नेक्स्ट पॉइंट है कि एजुकेशन ऑफ गिफ्टेड चिल्ड्रन। इसका मतलब है कुछ बच्चे ऐसे होते हैं स्कूल के अंदर जिनको बड़ी प्रॉब्लम आती है समझने में, पढ़ने में, देखने में, समझ रहे हो, तो उनको भी क्या करना पड़ता था, ट्रेडिशनली टीचर वही कराता था, उनको जबरदस्ती करवाता था। ठीक है, उनको प्रॉब्लम आती थी फिर भी। बट अब क्या है कि जो गिफ्टेड चिल्ड्रन है, ठीक है, जिनको थोड़ी प्रॉब्लम आती है, उनके लिए सॉफ्टवेयर वगैरह डेवलप करे जाएंगे। ठीक है, अगर उनको देखने में प्रॉब्लम आती है, समझने में प्रॉब्लम आती है, तो उनके लिए सॉफ्टवेयर डेवलप करे जाएंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट जो पॉइंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बच्चों को इस चीज को लेकर है ना बड़ा रूमर फैला हुआ है कि आपकी क्लास 10th के और 12th के जो बोर्ड है वो कैंसिल हो जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं होगा। ठीक है, मैंने पूरी की पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी, साथ ही में मैंने गवर्नमेंट की जो वेबसाइट है उस पर जाकर देखा, इसमें ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ था क्लास 10th और 12th के बोर्ड एग्जाम कैंसिल होंगे, ऐसा कुछ भी नहीं लिखा हुआ था। ठीक है, न्यूज वगैरह, यार न्यूज वगैरह को फॉलो मत करे करो, जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है उसको फॉलो करे करो। ठीक है, सो इसमें क्या दे रखा है, इसमें ये दे रखा है, ये बिल्कुल कॉपी पेस्ट है, ये वाला पॉइंट बिल्कुल कॉपी पेस्ट कर रखा है मैंने। ठीक है, सो कीपिंग द बोर्ड एग्जाम फॉर क्लास 10th और 12th। देखो बोर्ड एग्जाम बहुत हुआ होता है, बहुत ही बच्चों को प्रेशर किया जाता है बोर्ड एग्जाम को लेकर। तो अब क्या है कि बोर्ड एग्जाम में को इजी बनाया जाएगा, और इजियर कैसे बनाया जाएगा, कोर कंसेप्ट पे ध्यान दिया जाएगा। इसका मतलब उसकी एप्लीकेशन बेस्ड नॉलेज को टेस्ट किया जाएगा। ठीक है, ऐसा नहीं है रट्टू तोता जो होता है ना, रोड लर्निंग जो होती है, रट्टू तोता बनाया जाता है हमारे पुराने एजुकेशन सिस्टम में, अब वो खत्म कर दिया जाएगा और एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाएंगे बच्चे से एग्जाम के अंदर, उसकी एबिलिटी को चेक करेगा वो। ठीक है, डे टू डे लाइफ से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे उसमें, तो ये बहुत अच्छी बात है। ठीक है, जिससे रट्टू तोते नहीं बनेंगे बच्चे, एक्चुअल नॉलेज मिलेगी उनको। ठीक है, इसके साथ साथ कुछ एग्जाम पैटर्न में भी चेंज आएगा। क्या चेंज आएगा कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जो है वो बढ़ जाएंगे और डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे। और ये बात बोली गई है कि बच्चे के सेमेस्टर वाइज यानी क्लास 9 to 12, ठीक है, जो हमारा सेकेंडरी था, तो सेकेंडरी में क्या है 9 to 12 में सेमेस्टर एग्जाम होने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी। ठीक है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो है वो ये कहती है कि ऑब्वियस सी बात है, मैं आपको एक और बात क्लियर कर दूं, आपको अभी इससे बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, अभी आप 10th में हो तो आपको जो आपके एग्जाम होंगे वो ऐसे नहीं होंगे। ठीक है, पर ये वीडियो एंड तक देखना क्योंकि जब आप हायर स्टडी में जाओगे तो ये जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है वो आपको अफेक्ट करने वाली है। ठीक है, बट इसका जो इम्प्लीमेंटेशन होगा, ये जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी है, इसके इम्प्लीमेंट होने में थोड़ा टाइम लगेगा। इसलिए जो बच्चे अभी पढ़ रहे हैं उनको इस ईयर में कोई चेंज देखने को नहीं मिलेगा, ड्रास्टिक चेंज देखने को नहीं मिलेगा, नेक्स्ट ईयर से या नेक्स्ट टू नेक्स्ट ईयर देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, क्योंकि हमारी गवर्नमेंट को थोड़ा सा टाइम लगेगा इम्प्लीमेंट करने में। नेक्स्ट पॉइंट है कि जेंडर इंक्लूजन फंड, यानी जेंडर इंक्लूजन फंड का मतलब है कि जैसे गर्ल चाइल्ड है उसके लिए कुछ स्पेशल फंड बनाए जाएंगे ताकि उनकी एजुकेशन को भी प्रमोट किया जा सके। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है दैट इज रिलेटेड टू हमारे हायर एजुकेशन, यानी हायर एजुकेशन में भी कुछ चेंज आए हैं। उसमें क्या चेंज आए हैं उसी के बारे में हम देखने वाले हैं। सबसे पहले तो है होलिस्टिक एंड मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन। इसका मतलब है फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ सब्जेक्ट। देखो कोई बच्चा अगर फिजिक्स ऑनर्स लेना चाहे, ठीक है, बट उसके साथ साथ वो हिस्ट्री भी पढ़ना चाहे, वो फैशन डिजाइनिंग भी करना चाहे तो वो भी कर सकता है वो, यानी बिल्कुल फ्लेक्सिबल और होलिस्टिक अप्रोच अपनाई गई है। यानी ऐसा कोई रिजिड नहीं है कि अगर बच्चा फिजिक्स ऑनर्स ले रहा है तो वो सारे के सारे फिजिक्स के सब्जेक्ट ही पढ़ेगा, उसके साथ साथ उसको एक मेजर और माइनर का एक ऑप्शन भी दिया जाएगा कि मेजर सब्जेक्ट उसके फिजिकल से रिलेटेड, मतलब फिजिक्स से रिलेटेड होंगे, और जो माइनर सब्जेक्ट होंगे वो कुछ भी चुन सकता है, चाहे वो कंप्यूटर हो, चाहे वो फैशन डिजाइनिंग हो, चाहे वो हिस्ट्री हो,
वो कुछ भी चुन सकता है, जो कि एक बहुत अच्छी बात है, क्योंकि बच्चे को सिर्फ एक ही नॉलेज दी जाती है और बाद में क्या पता चलता है उसको कि वो वेस्ट है, ठीक है, अगर वो सब्जेक्ट वो नहीं अपनाना चाहता तो, ठीक है। तो एक बहुत अच्छी बात है, उसके पास ऑप्शन बहुत ज्यादा खुल जाते हैं बच्चे की। नेक्स्ट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है दैट इज मल्टीपल एंट्री और एग्जिट। अब ये मल्टीपल एंट्री और एग्जिट का मतलब क्या है, देखो मैं आपको बताता हूँ। जो यूजी प्रोग्राम है, जो ग्रेजुएशन प्रोग्राम है, ठीक है, आपको पता है कि जैसे आप 12th से निकलते हो ना, तो आप पहले अंडर ग्रेजुएशन कोर्स करते हो, ठीक है। तो अंडर ग्रेजुएशन कोर्स वो 3 साल का और 4 साल का हो गया। अब 3 साल और 4 साल, मैं एक क्यों नहीं बोल रहा, मैं 3 साल और 4 साल क्यों बोल रहा हूँ, क्यों, क्योंकि जिन बच्चों को जॉब करनी होती है वो 3 साल का कोर्स कर सकते हैं, ठीक है, और जिन बच्चों को रिसर्च फील्ड में जाना होता है वो 4 साल का पहले कोर्स करेंगे। उसके बाद जैसे कि अगर कोई बच्चा है वो बीकॉम करता है तो बीकॉम वो 4 साल की करेगा। उसके बाद वो जब एमबीए के लिए अप्लाई करेगा तो एमबीए सिर्फ और सिर्फ उसको 1 साल के लिए ही करनी पड़ेगी, यानी 3 साल की ग्रेजुएशन पूरी होने के बाद चौथे साल में उसको रिसर्च में ही बताया जाएगा, थोड़ी सी रिसर्च की ट्रेनिंग दी जाएगी, उसी के बारे में समझाया जाएगा और पढ़ाया जाएगा, ठीक है। और अगर कोई बच्चा जो है वो 3 साल के लिए ही कोर्स करता है, ठीक है, 3 साल वाला कोर्स करता है, तो उसको अगर जॉब करने, मतलब 1 साल उसने जॉब करी, उसके बाद उसे लगा कि उसको आगे भी पढ़ाई करनी चाहिए, तो उसकी जो पोस्ट ग्रेजुएशन होगी वो 2 साल की होगी, जिसने 3 साल का कोर्स किया, ठीक है। जो 3 साल का करेगा उसको हायर स्टडी यानी पोस्ट ग्रेजुएशन 2 साल की करनी पड़ेगी, और जो 4 साल की अंडर ग्रेजुएशन करेगा उसको पोस्ट ग्रेजुएशन सिर्फ 1 साल की करनी पड़ेगी, ठीक है। ये क्लियर हो गया आपको? ओके। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि जो एमफिल है उसको डिसकंटिन्यू कर दिया गया है, क्योंकि एमफिल अब कुछ नहीं है, ठीक है। जो बच्चा है वो पहले अंडर ग्रेजुएशन प्रोग्राम करेगा, उसके बाद वो पोस्ट ग्रेजुएशन करेगा, उसके बाद वो डायरेक्टली रिसर्च यानी पीएचडी कर सकता है, ठीक है, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। ओके, सो ये आपको क्लियर हो गया। उसके साथ ही साथ ये देखो लिखा है क्रेडिट ट्रांसफर एंड एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जरा ध्यान से सुनना। जैसे कि मान लो मैंने अंडर ग्रेजुएशन कोर्स में एनरोल किया, मैंने फर्स्ट ईयर पढ़ाई करी, मेरे को फर्स्ट ईयर करने के बाद लगा कि यार मेरी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है, मेरे को ड्रॉप कर देना चाहिए, तो मैंने ड्रॉप कर दिया। पहले क्या होता था, अगर आप ड्रॉप कर दोगे, ठीक है, और उसके बाद 1 साल बाद आपको लगा कि यार दोबारा से मेरे को पढ़ाई करनी चाहिए, तो आपको दोबारा से शुरू से एडमिशन लेना पड़ेगा। बट अब क्या है, हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी में ये बोला गया है कि क्रेडिट ट्रांसफर होंगे, यानी क्रेडिट बैंक और एकेडमिक एक क्रेडिट सिस्टम बनाया जाएगा। इसका मतलब है कि आपके जो मार्क्स हैं, मतलब फर्स्ट ईयर आपने पढ़ लिया, और फर्स्ट ईयर में अगर कोई बच्चा फर्स्ट ईयर पढ़ लेता है तो उसको सर्टिफिकेट दिया जाएगा। अगर कोई बच्चा सेकंड ईयर करता है तो उसको डिप्लोमा दिया जाएगा। अगर वो पूरा कोर्स करता है तो उसको पूरी डिग्री दी जाएगी। इसका मतलब है कि बच्चा कभी भी ड्रॉप करता है तो उसको कुछ ना कुछ तो मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। और अगर मान लो अगर वो ड्रॉप करने के बाद 1 साल बाद दोबारा कंटिन्यू करना चाहता है तो उसको दोबारा से शुरू से नहीं करना पड़ेगा, जहां से उसने ड्रॉप किया था वहीं से वो कंटिन्यू कर सकता है, ठीक है। क्लियर होगा, हो गया आपको? तो ये बहुत बड़ा चेंज आया हायर एजुकेशन में, बहुत ज्यादा ड्रास्टिक चेंज आया है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है कि फॉरेन कॉलेज हैव टू हैव ब्रांचेस इन इंडिया। इसका मतलब है कि फॉरेन जो कॉलेजेस हैं, ठीक है, जो फॉरेन में कॉलेजेस हैं उनकी भी ब्रांचेस इंडिया में खोली जाएगी, ठीक है। जिससे हमारे बहुत सारे इंडियन बच्चे ऐसे होते हैं जो दूसरी कंट्री में जाकर पढ़ाई करते हैं, फॉरेन कॉलेज में जाकर पढ़ाई करते हैं, तो उनके लिए अब क्या है, यहाँ पर ही फॉरेन जो कॉलेजेस हैं उनकी ब्रांचेस खुलवाई जाएंगी, उनको सपोर्ट करा जाएगा, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं है कि उनको रिबेट दी जाएगी, सारे के सारे प्रोसीजर उनके लिए सेम होंगे, बट उनको उनकी हेल्प की जाएगी ताकि वो यहाँ पर स्टैब्लिश कर सके, फॉरेन जो कॉलेज है वो यहाँ पर स्टैब्लिश हो सके, उनकी हेल्प की जाएगी, ठीक है। बट उनके लिए कोई स्पेशल रिबेट नहीं दी जाएगी। जो रूल और रेगुलेशन यहाँ के पब्लिक और प्राइवेट कॉलेज के लिए होंगे इंडिया के, वही फॉरेन कॉलेज के लिए भी होंगे, ठीक है। साथ में और क्या चेंज आया हमारे हायर एजुकेशन सिस्टम में? नेक्स्ट पॉइंट ये है कि सिंगल रेगुलेटर फॉर हायर एजुकेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो आपको पता ही है कि यूजीसी होता है, अगर आप 10th और 12th के बच्चे हो तो शायद आपको समझने में दिक्कत आएगी, बट मैं आपको क्लियर कर दूं कि ना अलग अलग होते हैं। जैसे यूजीसी होता है, ठीक है, और एआईसीटीई होता है, ठीक है, जो आपके जो एग्जाम होते हैं नॉन मैथ से रिलेटेड, साइंस से रिलेटेड, वो कंडक्ट करवाता है, तो उनको मिला दिया जाएगा और एक सिंगल रेगुलेटरी बनाया जाएगा हायर स्टडी के लिए, ठीक है। सो उससे क्या होगा कि प्रॉब्लम नहीं रहेगी, ठीक है, और उसी के अंदर ही बहुत अलग अलग डिपार्टमेंट बना दिए जाएंगे, ठीक है। बट जो लीगल है और मेडिकल है, जो एमबीबीएस है, मेडिकल एमबीबीएस है, और जो लीगल है आपका, ठीक है, लॉ वगैरह से रिलेटेड, उसके लिए कोई सिंगल रेगुलेटरी में वो नहीं आएगा, उनको एक्सक्लूड कर दिया जाएगा। सिंगल रेगुलेटरी में यूजीसी और जो एआईसीटीई होता है ना हायर स्टडी के लिए,
उनको मर्ज कर दिया जाएगा, मिला दिया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है कि फीस फिक्सेशन फॉर द विद बोर्ड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। इसका मतलब है कि फीस को जो है वो फिक्स कर दिया जाएगा। इसका मतलब है कि देखो, कोई भी प्राइवेट यूनिवर्सिटी इससे ज्यादा फीस नहीं ले सकती, इसको क्या कर दिया जाएगा, फिक्स कर दिया जाएगा, कैप लगा दी जाएगी। ठीक है, इससे ज्यादा वो फीस नहीं ले सकते और सारी की सारी ट्रांसपेरेंसी होगी, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। एजुकेशन सिस्टम में ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है कि देयर आर ओवर 45,000 एफिलिएटेड कॉलेज in our country. Undergraduate autonomy, academic, administrative and financial autonomy will be give colleges on the basis of the status of their accreditation. अभी accreditation का मतलब क्या होता है, पहले तो मैं आपको ये पॉइंट बता देता हूँ कि हमारे इंडिया के अंदर 45,000 से ज्यादा कॉलेजेस हैं जो एफिलिएटेड हैं। ठीक है, उनको क्या की जाएगी, ऑटोनॉमी ग्रांट की जाएगी। ऑटोनॉमी यानी अपने जो डिसीजन है अपने एकेडमिक से लेकर के उनका कोर्स क्या होगा, कौन सा सब्जेक्ट है, उनसे रिलेटेड, उनके एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड कि किसको रखना चाहिए किसको निकालना चाहिए। ठीक है, और साथ में उनको फाइनेंशियल ऑटोनॉमी भी दी जाएगी कि जो उनके पास रिसोर्सेज हैं, जितने पैसे हैं, वो खुद अपनी मर्जी से यूज कर सके। ठीक है, और ये जो दी जाएगी ऑटोनॉमी, ये दी जाएगी ऑन द बेसिस ऑफ इट्स एक्रीडेशन। इसका मतलब क्या होता है एक्रीडेशन का, इसका मतलब है कि उनके जितना ज्यादा वो अच्छा स्कोर करेंगे, जितना ज्यादा उनका अच्छा रिजल्ट होगा, जितना अच्छा वो बच्चों को मार्क्स दिलवा पाएंगे, उसी के हिसाब से उनको ऑटोनॉमी ग्रांट करी जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है कि आईआईटी आस्क्ड टू गिव होलिस्टिक अप्रोच। आईआईटी को ये बोला जाएगा कि अब उनको बाकी जो साइंस से रिलेटेड जो है सब्जेक्ट वो तो पढ़ाए जाते हैं, उसके अलावा जो दूसरे हैं जो आपके सोशल साइंस से रिलेटेड, आर्ट्स या कॉमर्स से रिलेटेड है, वो सब्जेक्ट भी पढ़ाए जाएंगे ताकि आईआईटी को भी होलिस्टिक अप्रोच अपनाई जा सके। नेक्स्ट पॉइंट है कि कॉमन एंट्रेंस एग्जाम फॉर ऑल हायर एजुकेशन इनिशिएट टू बी हेल्ड बाय एनटीए। ठीक है, मैं आपको ये बता देता हूँ, इसका मतलब है कि 12th से निकलने के बाद जो हायर स्टडी के एग्जाम होंगे ना, उसके लिए सिर्फ एक कॉमन एंट्रेंस एग्जाम होगा। ठीक है, आप एक कॉमन एंट्रेंस एग्जाम दोगे। ठीक है, उसी के जो मार्क्स होंगे वो पूरे इंडिया में आप किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहो तो उसको दिखाकर आप एडमिशन ले सकते हो, और ये ऑप्शनल होंगे, मैंडेटरी नहीं होगा। ठीक है, ये आपको क्लियर हो गया। नेक्स्ट पॉइंट है दैट इज फॉर्मेशन ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी फोरम। इसका मतलब है कि एजुकेशन को टेक्नोलॉजी से मिला दिया जाएगा कि कैसे एजुकेशन और टेक्नोलॉजी मिलकर काम कर सकते हैं और बच्चों को पढ़ा सकते हैं। इसके लिए नेशनल एजुकेशनल टेक्नोलॉजी फोरम बनाया जाएगा। ठीक है, और साथ ही में ई कंटेंट भी दिया जाएगा रीजनल लैंग्वेज में। बच्चों को बड़ी प्रॉब्लम आती है कि उनको सिर्फ हिंदी में ही देखने के लिए मिलता है बहुत सारा मटेरियल और कुछ इंग्लिश में देखने के लिए मिलता है, उनको उनकी रीजनल लैंग्वेज में मटेरियल नहीं मिलता। ठीक है, स्टडी मटेरियल नहीं मिलता। तो अब क्या होगा, जो ई कंटेंट होगा, जो नेट पे प्रोवाइड किया जाएगा आपको कंटेंट, उसमें रीजनल लैंग्वेज में भी आपको दिया होगा वो कंटेंट। इसका मतलब है आप बंगाली के अंदर, गुजराती के अंदर, ठीक है, और साउथ की जो लैंग्वेज है उनके अंदर आपको सारा का सारा कोर्स दिया जाएगा। ठीक है, कंटेंट दिया जाएगा। नेक्स्ट है कि प्रमोटिंग ट्रेडिशनल आर्ट एंड लोक विद्या। इसका मतलब है कि जो ट्रेडिशनल आर्ट है, ठीक है, हम क्या करते जा रहे हैं, आगे मॉडर्नाइज होते जा रहे हैं, बट जो हमारा कल्चर है, ठीक है, हमारे जो आर्ट है, ठीक है, आर्ट जो हाथों से बनाने वाली आर्ट है या कुछ भी आर्ट हो गई ऐसी, ठीक है, हैंडीक्राफ्ट हो गई, ये सारी की सारी चीज हो गई, उसको हम भूलते जा रहे हैं। तो उसको भी प्रमोट किया जाएगा हमारे एजुकेशन सिस्टम में, मतलब उसकी भी पढ़ाई वगैरह कराई जाएगी, जो कि बहुत अच्छी बात है। और साथ में वर्चुअल लैब्स वगैरह भी, ठीक है, वर्चुअल लैब्स यानी वही कि ऐसी लैब डेवलप करी जाएगी जहां पर बच्चे बहुत अच्छे से समझ सके, ठीक है, वर्चुअली समझ सके। नेक्स्ट है कि नेशनल रिसर्च फाउंडेशन। इसका मतलब है कि जैसे हमारे अमेरिका में होता है ना नेशनल साइंस फाउंडेशन, वैसे ही किया जाएगा नेशनल रिसर्च फाउंडेशन इंडिया के अंदर, एनआरएफ। इसमें क्या हुआ, क्या किया जाएगा, फंडिंग की जाएगी, रिसर्च प्रोग्राम की फंडिंग की जाएगी, चाहे वो साइंस से रिलेटेड हो चाहे वो सोशल साइंस से रिलेटेड हो। ठीक है, तो ये सारे के सारे चेंज आए हैं हमारे एजुकेशन सिस्टम में। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मेरे को लगता है कि अगर ये स्टेप अच्छे से इम्प्लीमेंट हुए, क्योंकि हमारे इंडिया की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है गरीबी, ठीक है, गवर्नमेंट ने बोल तो दिया कि रूरल एरिया में भी हम जो वर्चुअल क्लासेज हैं वो पहुंचाएंगे, पर ये थोड़ा मुश्किल है, बट आई होप ये हो, ठीक है, क्योंकि हमारा एजुकेशन सिस्टम जो पुराने वाला है वो बिल्कुल सही नहीं है, ठीक है, एज अ टीचर बोल रहा हूँ ये बात मैं, ठीक है, बट वो बिल्कुल सही नहीं था। रट्टू तोता बनाया जाता था, बस बच्चे 6-6 घंटे बुके लेकर लगे रहते थे, ठीक है, कोई अंकल आता था तो वो बोलता था बेटा तेरे को साइंस लेनी है, तेरे को ये करना है, तेरे को वो करना है, ठीक है। तो मैं आपको बस एक बात बोलना चाहूंगा दोस्त, आपको जो करना है करो, बट वो मर्जी आपकी होनी चाहिए।
आपके फादर क्या कहते हैं कि बेटा साइंस कर, मदर क्या कहती हैं, रिश्तेदार क्या कहते हैं, वो चाचा मेरा ये भाई जो भी कहते हैं ना, उनकी बात मत सुनो, वो करो जो आप करना चाहते हो, ठीक है। क्योंकि लाइफ एक ही बार मिलेगी आपको, चाचा मामा को याद करते रह जाओगे पूरी जिंदगी। तो वो करो जो आप करना चाहते हो, वो करो जिसमें आपका इंटरेस्ट है, वो करो जिसको करने में आपको अच्छा लगता है, ठीक है। क्योंकि आगे चलकर वो चाचा मामा अगर अगर आप वो नहीं करते, ठीक है, जो आप करना चाहते हो, और अगर आप वो करते हो जो वो कहते हैं और वो आप अच्छे से नहीं कर पाते, तो वो पल्ला झाड़ लेंगे आपसे, ठीक है। तो इसलिए वो काम करो जिसमें आप कॉन्फिडेंट हो, आप कर सकते हो, ठीक है। आपको करने में मजा आना चाहिए। ये चाचा मामा ये बस कहने के लिए अच्छे लगते हैं, ठीक है, बट टू बी वेरी ऑनेस्ट ये बात बोलने में अच्छा नहीं लग रहा मेरे को, बट वो करो यार जो आप करना चाहते हो, ठीक है। बहुत सारे बच्चे हैं जो सिर्फ ये सोचकर साइंस लेते हैं या ये सोचकर आर्ट्स नहीं लेते कि हमारे घर वाले क्या सोचेंगे, हमारे मामा क्या सोचेंगे, चाचा क्या सोचेंगे, ताऊ क्या सोचेंगे, रिलेटिव क्या सोचेंगे, अरे वो दोस्त का पापा क्या सोचेगा। तो ये सोच थोड़ी छोड़ दो, ठीक है। वो करो जो आप करना चाहते हो, ठीक है, जो आपको करना अच्छा लगता है, बस मेरी यही रिक्वेस्ट है। और अगर टीचर को ये वीडियो देख रहा है तो मैं उनको सिर्फ एक बात बोलना चाहूंगा कि ये जो एजुकेशन सिस्टम है, इसमें जो चेंज आया है ये आपके बिना पॉसिबल बिल्कुल नहीं हो पाएगा। आपका छोटा सा इनिशिएट बहुत बड़ा फायदा करेगा बच्चों को, ठीक है। तो आप भी अपना कंट्रीब्यूशन बहुत अच्छा रखना, बस आपसे इतनी सी रिक्वेस्ट है, ठीक है। और बच्चों से भी रिक्वेस्ट है कि इस चीज को जो एजुकेशन सिस्टम में चेंज आया है उसको बहुत अच्छे से अडेप्ट करो, ठीक है। इसको भी बस टेक इट फॉर ग्रांटेड मत लो कि यार करा है तो कर लेंगे, अपना पैशन फॉलो करो, ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अब जब आपको इतना अच्छा प्लेटफॉर्म मिल रहा है, ठीक है, आपको गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है, एजुकेशन सिस्टम में चेंज आया, तो यार वो करना जो आप करना चाहते हो, ठीक है। बार बार बोल रहा हूँ बट वो करना, मैंने बहुत देखे हैं बच्चे, ठीक है, जो जिनको बड़ी दिक्कत आती है, अपना ड्रीम फॉलो नहीं कर पाते। तो जब आपको मौका मिले तो जरूर करना, ठीक है। सो नेक्स्ट वीडियो के लिए स्टे ट्यून, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। इंस्टाग्राम फेसबुक का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, मेरे न्यू चैनल का लिंक दे रखा है, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। क्योंकि अगर आप यूपीएससी वगैरह की तैयारी कर रहे हो या आप स्कूल में हो तो आपको हैंड रिटन नोट्स मिलते हैं डिस्क्रिप्शन में, ठीक है, और वीडियो में अपलोड करते रहता हूँ, तो उसको सब्सक्राइब करना मत भूलना, ठीक है। सो नेक्स्ट वीडियो के लिए स्टे ट्यून, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, और आपको बहुत बहुत बधाई, ठीक है, कि आपका एजुकेशन सिस्टम चेंज हो चुका है। आई होप जो पुराने बच्चों के साथ हुआ है वो अब नए बच्चों के साथ नहीं होगा।